Good morning, students. Today we are going to start chapter 9, lecture 2 for the class 11 Hindi medium RBSC. Subject is chemistry. Okay? देखिए हमने कल हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा वाला है, हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हाइड्रोजन है उसकी आवर्त सारणी में स्थिति क्या है. ठीक है, कि उसको हम फर्स्ट ग्रुप में भी रखते हैं और उसको हम सेवंथ ग्रुप में भी रखते हैं. फर्स्ट ग्रुप में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो विद्युत धनी है. उसका कॉन्फ़िगरेशन प्रथम ग्रुप के प्रथम समूह के जो तत्व है उनसे मिलता है. ठीक है, विद्युत धनी है. लेकिन यदि हम उसको सेवंथ ग्रुप की बात करें तो सेवंथ ग्रुप कैसा है, उसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. हाइड्रोजन को भी अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. तो उस केस में इसको हमने सेवंथ ग्रुप में रखा है. तो ये दोनों चीजें हमने पढ़ी है. ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, उसके बाद फिर हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था कि 1s1, 1s2, 1s3 क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन को हम कैसे बनाएंगे. यदि हमें प्रयोगशाला में बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं. ठीक है, तो एक तो हम जिंक धातु की अम्ल से अभिक्रिया करके भी बना सकते हैं, क्षार से अभिक्रिया करके भी बना सकते हैं, एक ब्राइन विलयन से बना सकते हैं. ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा और एक जल के अपघटन द्वारा. तो ये मेथड्स मैंने आपको बता दिए थे. ठीक है, आज हम हाइड्रोजन की क्या पढ़ेंगे, आज हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. हाइड्रोजन के भौतिक व रासायनिक गुण, हाइड्रोजन के भौतिक व रासायनिक गुण. क्लियर. देखिए हाइड्रोजन कैसी गैस है, एक रंगहीन और गंधहीन गैस है. गंधहीन द्विपरमाणु गैस है. द्विपरमाणु यानी दो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बनी है. ठीक है. सेकेंड नंबर क्या है कि इसकी जो बंध वियोजन एंथैल्पी है, बंध वियोजन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है. ये आपको ध्यान रखना है. बंध वियोजन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है. बंध वियोजन का मतलब H और H के तोड़ने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा मुक्त होती है इस बंध को टूटने पर, तो बंध वियोजन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन की. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इसके अलावा ये कैसी है, ये जल में अविलेय है. ठीक है, कैसी है ये जल में अविलेय है. ठीक है, जल में ये अविलेय होती है. ठीक, अब इसके यदि हम गुणों के बारे में पढ़ें तो आप देखिए कि ये क्या करते हैं. यदि हम इसके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो पहला है हैलोजन से अभिक्रिया. हैलोजन से अभिक्रिया कि हाइड्रोजन जो है यदि उसके हम हैलोजन से अभिक्रिया करें, हैलोजन का मतलब XX कौन सा ग्रुप है, 17वां ग्रुप है हैलोजन. और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारी आ जाती है. तो किसी के साथ भी हम रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, HX बनेगा, यानी हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा. ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड. तो इसका मतलब क्या क्या बन जाएगा, HCl बन सकता है, HBr बन सकता है, HI बन सकता है, HF बन सकता है. ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाती है. ठीक है, दूसरी अभिक्रिया है, ये पहली अभिक्रिया हो गई रासायनिक में. दूसरी अभिक्रिया है नाइट्रोजन से अभिक्रिया यदि हम करें तो देखो नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है. किसकी प्रेजेंस में, आयरन और मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में. ये प्रक्रिया यानी अमोनिया का निर्माण हो रहा है प्लस -H, यानी ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया. इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है और इसे हम क्या कहते हैं, हेबर प्रोसेस कहते हैं, हेबर प्रक्रम, जो कि आयरन कैटलिस्ट की उपस्थिति में और मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में होती है. समझ में आ रहा है. ठीक है, ठीक इसी तरीके से यदि हम तीसरी अभिक्रिया करें, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करें, तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, जल का अणु बनाती है. ठीक है, अब ये जो अभिक्रिया है ये कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है. ऊष्मा
उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब इसमें भी जो H होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस। यहाँ पर भी जो H है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो H निकलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। समझ में आ रहा है? तो जल का अणु बनाती है और उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से यदि ये धातुओं से अभिक्रिया करती है, धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्राइड बनाती है, हाइड्राइड बनाती है। कोई भी मेटल ले लिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया की, मेटल हाइड्राइड बन गया। ठीक है। तो M में आप क्या ले सकते हो, M के तौर पर आप सोडियम ले सकते हो। ठीक है। फिर फिफ्थ अभिक्रिया देखिए। फिफ्थ अभिक्रिया क्या है, फिफ्थ अभिक्रिया आपकी है कि आप यदि धातु आयन से अभिक्रिया करते हैं, धातु से नहीं, अब की बार आप धातु आयन से अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है, धातु आयन से अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, जल बनाती है। नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। ठीक है, क्लियर? तो देखो धातु आयन और मतलब धातु आयन में आप जैसे हाइड्रोजन है, ये किससे अभिक्रिया कर रही है, पैलेडियम से। तो अब आप देखो ये किसमें बदलेगा, जब आप इससे अभिक्रिया करोगे तो ये +2H आयन, यहाँ पर हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। यहाँ पर ये जलीय विलयन है, यहाँ पर ये ठोस फॉर्म में है, सॉलिड में। यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन है। ठीक है। मतलब धातु आयन से जब आप अभिक्रिया कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ये धातु आयन यानी जलीय विलयन में जो भी धातु आयन है उनको उसमें से धातु को अलग कर देती है, ठोस के रूप में धातु को अलग कर देती है। ये इस अभिक्रिया की खास बात होती है। ठीक है। और जो सिक्स्थ अभिक्रिया है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है, देखो आप ऐसे मान के चलो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका आपने क्या किया, इसका आपने हाइड्रोजनीकरण कराया। अभिक्रिया कौन सी है, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। किसकी उपस्थिति में हो सकती है, निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम की उपस्थिति में होती है। तो क्या बन जाता है, CH3। ये हो गया एल्केन, ये था एल्कीन। ये क्या है, ये आपका है वनस्पति तेल, और वनस्पति तेल को इसने किसमें बदल दिया, वनस्पति घी में बदल दिया। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें आपने क्या किया, घी बना लिया, वनस्पति तेल से घी बनाते हैं। तो ये एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हो गई। ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि आप देखो, ठीक इसी तरीके से एक और अभिक्रिया है हाइड्रोफॉर्मिलीकरण। फॉर्मिलीकरण, ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, यदि उसकी क्रिया हम किससे करा दें, किसी भी एल्कीन से करा दें, किसी भी एल्कीन से करा दें, तो देखो अब क्या बनेगा, और CH2 CHO, यानी क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्लियर? तो ये आपका एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ठीक। ठीक इसी तरीके से यदि आपने क्या किया, कोई एल्डिहाइड ले लिया, मान लो RCHO, ये तो आपकी एल्कीन है, एल्कीन से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। यानी H2CO है, इसमें एक पर तो H जुड़ गया और एक पर CH जुड़ गया। एल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया किससे करा दे, इसकी भी यदि हम हाइड्रोजनीकरण करा दे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। तो ये अभिक्रियाएं जो है ये उद्योगों में काम में आती है, ये अभिक्रियाएं। ठीक। तो इस तरीके से हम इसको काम में ले सकते हैं। अब यदि हम इसके प्रयोग को देखें, मतलब प्रयोग का मतलब उपयोग को देखें, यदि हम तो
उपयोग पर मेन देखो किस में, हैबर प्रोसेस में काम में आ रही है, हैलाइड बनाने के काम में आ रही है, जल बनाने के काम में आ रही है, घी बनाने के काम में आ रही है, एल्डिहाइड फॉर्मलीकरण करने के काम में आ रही है, ये सारे इसके उपयोग हो गए। इसके अलावा जो एक उपयोग है वो है ईंधन के रूप में काम में आ रही है, फ्यूल सेल में। इसमें फ्यूल सेलों में ईंधन के रूप में काम में आती है। जो ये ईंधन होता है इसकी खास बात क्या होती है, इस ईंधन की खास बात होती है कि ये कैसा होता है, इको फ्रेंडली होता है, मतलब प्रदूषण नहीं फैलाता है। समझ में आ रहा है, ये प्रदूषण नहीं फैलाता, इसकी ये खास बात है। ठीक है, और कहाँ पर यूज होती है, रॉकेट फ्यूल के रूप में भी यूज होती है, एयर स्पेस जो होता है वहां पर भी, स्पेस में भी काम में आती है। ठीक है, तो डाईहाइड्रोजन जो है वो ईंधन के रूप में काम में आती है, फ्यूल सेल में काम में आती है, प्रदूषण को नहीं फैलाती है। ठीक, और स्पेस में भी काम में आती है, रॉकेट प्रणोदक के रूप में भी काम में आती है, प्रणोदक के रूप में भी काम में आती है। इसके अलावा बाकी के काम तो मैंने आपको बताए ही हैं कि और ये कहाँ कहाँ पर काम में आ रही है। अब यदि हम इसमें देखें कि मान लीजिए अब हमारे पास क्या आता है इसमें आगे कि कौन कौन से आपके पास हाइड्राइड्स हैं। अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के गुण क्या है, ठीक है, इसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, इसको हम बनाते कैसे हैं। अब यदि हम इसकी किस बारे में बात करें, हाइड्राइड्स के बारे में बात करें। हाइड्राइड क्या होते हैं, हाइड्राइड का मतलब यदि धातु जो है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगी तो आपको पता है हाइड्रोजन की तुलना में धातु अधिक कैसी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, विद्युत धनी है। तो उस केस में क्या बन जाएगा कि धातु M है और ये H है तो बन गया मेटल हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड बन गया, जो कि जिसमें H कैसा है, H माइनस में होगा हमेशा। ठीक है, H का ऑक्सीकरणांक हमेशा माइनस में होगा हाइड्राइड्स में। ठीक है, अब हाइड्राइड कितने टाइप के हैं, हाइड्राइड 3 टाइप के बताए हुए हैं। क्लियर, एक तो आयनिक हाइड्राइड है, ठीक है, एक सहसंयोजक हाइड्राइड है, और एक कौन सा हाइड्राइड है, आप कहो असमीकरण विधि, करण विधि और समीकरण विधि, या फिर हम इस सहसंयोजक को हम आणविक भी कह सकते हैं। क्लियर, और असमीकरण विधि को हम इंटरस्टेशन को अंतराकाशी हाइड्राइड भी कह सकते हैं, इसको अंतराकाशी हाइड्राइड। इस हाइड्राइड में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है आयनिक हाइड्राइड का मतलब, आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं, जैसे आयनिक हाइड्राइड कौन बनाता है, एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक के जो भी तत्व हैं वो सारे के सारे आयनिक हाइड्राइड बनेंगे, जैसे सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, आयनिक हाइड्राइड कैसे होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। लेकिन विद्युत के कुचालक होते हैं कब, ठोस में, बट गलित अवस्था में क्या होते हैं, गलित में विद्युत के चालक होते हैं। समझ में आ रहा है, सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड कौन बनाता है, पी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो सहसंयोजक आणविक यौगिक है, यदि हम इनके बारे में बात करें तो ये 3 टाइप के हैं। कौन कौन से, एक तो वो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है, जो इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड है, एक इलेक्ट्रॉन आधिक्य हाइड्राइड, और एक सम इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन न्यून तो जैसे बोरोन का हाइड्राइड हो गया, एल्युमिनियम का हाइड्राइड B2H6 हो गया, Al2H6 हो गया, ये तो इनमें इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। लेकिन जिसमें और आधिक्य में काम कौन हो गया, जैसे HF, HCl, NH3, H2O, जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में होते हैं। ज्यादा मात्रा में किस फॉर्म में होते हैं, लोन पेयर के फॉर्म में होते हैं। और बीच वाले जो इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर के होते हैं, जैसे CH4, SiH4 आदि। तो ये तीनों प्रकार के होते हैं। तो सहसंयोजक आणविक, सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड 3 प्रकार के। फिर आता है आरस समीकरण। आरस समीकरण का मतलब जिसमें जो तत्व है वो और हाइड्रोजन दोनों में क्या है, तत्व और हाइड्रोजन दोनों में किसी भी संगठन, मतलब संगठन जो होता है
दोनों तत्वों का जो अनुपात है, संगठन का अनुपात, वो कैसा होता है, फ्रैक्शन में होता है। जैसे आप ऐसे देखो, टाइटेनियम हाइड्राइड 0.38, ये क्या हो गया, आरस समीकरण, ये पॉइंट्स में आ गया ना, फ्रैक्शन में आ गया ये, तो ये आरस समीकरण द्वितीय का उदाहरण है। ठीक है, ठीक जैसे इटर्बियम हाइड्राइड 2.55, ठीक है, ये आरस समीकरण हो गए। अब इसको अंतराकाशीय हाइड्राइड भी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आपका क्रिस्टल होगा ना, उस क्रिस्टल में, जैसे ये आपकी धातु है कोई भी, ठीक है, ये आपका धातु है, इसमें ये जो बीच का जो स्पेस है, ये जो बीच का स्पेस है, ये कैसा है, ये जो बीच का स्पेस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। इस अंतराकाशीय स्थान में कौन बैठता है, हाइड्रोजन बैठता है, क्योंकि उसका साइज कैसा होता है, छोटा होता है, तो वो इसमें फिक्स हो जाता है। इसलिए इस तरीके के जो आरस समीकरण द्वितीय अंतराकाशीय आरस समीकरण द्वितीय हाइड्राइडों को हम अंतराकाशीय हाइड्राइड भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये हाइड्राइड्स के बारे में है। ठीक, अब हमारा इस चैप्टर में टॉपिक जो बचता है वो वाटर बचता है, तो हम जल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।